एक गांव में एक गरीब महिला मजदूरी करके जब घर अपने वापस लौट कर आती है तो वो एकदम गुमसुम थी, किसी से बातचीत नहीं कर पा रही थी। पति ने अपनी पत्नी को देखा और देखकर वो देखते रह जाता है। दरअसल वो इस तरह से गुमसुम बहुत कम रहती है। उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कि नहीं है। पत्नी कहती है बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पत्नी ने कहा ठीक है, अपना चेहरा घुमाया और घुमाते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पति ने उसे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम एकदम अपना मुंह छुपा रही हो, चेहरा छुपा रही हो। तो पत्नी ने इस कोई ना कोई बहाना करके अपने पति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर काम में लग जाती है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन पत्नी करबट बदलती रहती है, सो नहीं पाती है। आखिरकार दिन निकलता है और पति पूछता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। जब पति बार बार पूछ रहा है तो पत्नी बताने से संकोच कर रही थी, डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पति को यह सच पता चल गया तो शायद वो उसे तलाक दे देगा और जिंदगी भर शायद उसे अकेला ही रहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी ने अपना आप को शांत किया और कुछ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे क्या कुछ हुआ ही नहीं है। अब पति चला जाता है काम पर, पत्नी आज घर पर रहती है, आज मजदूरी करने के लिए नहीं जाती। जब पति वापस लौटकर शाम को आता है, 24 घंटे बाद भी पत्नी का मूड वैसे ही था जैसे 24 घंटे पहले था। आखिरकार पति ने पूछा कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। पति ने कसम धर्म खिलाई। उसके बाद फिर अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो पत्नी ज्यादा देर तक अपने पति के सामने टिक ना सकी, यानी कि टूट गई। और टूटकर जो उसने अपनी आप बीती बताई है उसे सुनने के बाद पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दरअसल रोने वाली बात यह थी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप जिन लोगों ने किया था वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने कहा था उस महिला से, यह बात अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए पत्नी डर जाती है। पति कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल शांत रहो, भगवान पर भरोसा है तो एकदम देखना सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाएगा। इस बात को 1 साल का समय बीत चुका था। जैसे ही 1 साल का समय बीत जाता है उसके बाद यह कहानी सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, न्यूज चैनल हर जगह सुनाई देती है। उस प्रदेश में यह कहानी सबसे ज्यादा चर्चित कहानियों में से एक कहानी बन जाती है, क्योंकि पति ने जो काम किया था वो वाकई अपना आप में बड़ा खतरनाक था। और जब गैंगरेप का बदला लिया तो उस बदले की सूचना ऐसा लगा जैसे कि कोई फिल्म की कहानी चल रही हो। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ और उसके पति ने कैसे उन आरोपियों से बदला लिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम, और रतलाम जिले का ही एक थाना लगता है बिलपोंक। बिलपोंक थाना क्षेत्र का एक गांव है रत्तागढ़ खेड़ा, और बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास की। एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका लाला उर्फ लाल सिंह होता है। ये अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने खेत पर गया, क्योंकि रात में लाइट आ नहीं रही थी और लाइट आने का, इनकी बिजली आने का जो समय था वो दिन में था, और दिन में किसान ज्यादातर लोग अपने खेतों पे काम करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में ये जाता है और जाने के बाद जैसे ही अपने ट्यूबवेल पे पहुंचता है, ट्यूबवेल पे जाते ही उसने स्टार्टर का बटन दबाया ताकि नलकूप से पानी आने लगे और खेतों की सिंचाई शुरू हो जाए। जैसे ही इसने बटन दबाया, बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की गूंज इतनी ज्यादा तेज थी कि उस खेत के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे उन गांव तक की आवाज पहुंच जाती है। साथ ही न केवल आवाज पहुंचती है बल्कि आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने भी उस धमाके को, उसमें कुछ हवा में उड़ती हुई धूल को देखा, उसमें हवा में उड़ते हुए सामानों को देखा। लोग जो किसान थे आसपास वो दौड़ते हुए इस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद लाला को बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन लाला वहां दिखाई नहीं देता। दरअसल जहां पर वो ट्यूबवेल का स्टार्टर रखा हुआ था, स्टार्टर के पास एक 4 फुट जमीन में गहरा गड्ढा हो जाता है और 4 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है। साथ ही वहां पर जितने भी आसपास का सामान था वो सामान बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। फिर किसानों ने उस लाला को ढूंढने की कोशिश की तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ पड़े थे। वहां आसपास जो खेत थे उन खेतों में उसके शरीर के अलग अलग हिस्से थे। 60 फुट दूर उसके सर का आधा हिस्सा वहां पड़ा हुआ था, साथ ही उसके हाथ का आधा हिस्सा लगभग 40 फुट दूर था, और जो शरीर था वो बिखरा हुआ था। इस धमाके के बाद न केवल आसपास के खेत के लोग आते हैं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं, और किसी ने सूचना उस लाला यानी कि लाला उर्फ लाल सिंह के परिवार को दे दी कि तुम्हारे यहां पर इस तरह का हादसा हो चुका है, और उनके धमाके में उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। उसकी पत्नी, साथ ही उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास होती है, बेटा होता है उसका जिसकी उम्र लगभग 7 साल होती है, उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है राकेश और मुकेश। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका हुआ क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो यहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब चाहे एफएसएल टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, धमाके की बात सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, खासकर पुलिस वाले। अब इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू होती है, 7:30 बजे सुबह धमाका होता है। दोपहर का 1:20 हो जाता है। उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो एसपी जो होते हैं उस जिले के, उस दौर की बात, ये 4 जनवरी 2022 की सुबह का वाकया है।
एसपी ने एक एसआईटी टीम गठित की और एसआईटी टीम में बिलपोंक थाना अध्यक्ष, बाजना थाना अध्यक्ष, साथ ही 4 सब इंस्पेक्टर, 5 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, इनकी टीम बनाते हैं, एसआईटी गठित करते हैं। अब एसआईटी से कहा जाता है तुम्हें इस मामले की जांच पड़ताल करनी है, साथ ही गांव में एक खबर फैला दो, आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर खबर फैला दो कि जो भी कोई सटीक जानकारी देगा, सूचना देगा, उसको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा एसपी साहब ने बोला है। दरअसल पुलिस को वहां मौके पर जो मिलते हैं वो जिलेटिन स्टिक और डेटोनेट, एक ऐसा पदार्थ होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिससे क्या पहाड़ों को तोड़ने के लिए, उनमें विस्फोट करने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो स्टिक होती हैं और डेटोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि उसके कुछ अंश, कुछ उसके भाग जो स्टिक के थे वो उस ट्यूबवेल के पास में मिल जाते हैं जब डॉग स्क्वाड की टीम आती है, एफएसएल टीम आती है। पुलिस ने भी इस बात का पता करने की कोशिश की कि ये तो किसी की साजिश लगती है, आखिरकार कोई ऐसा क्यों करेगा। जब ये टीम बना दी जाती है, इनके एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। एसआईटी ने गांव के लोगों को ये सूचना दी थी कि जो भी इस बात की सूचना देगा, साथ ही जो भी पुलिस की मदद करेगा, वो पुलिस का दोस्त कहलाया जाएगा। इस तरह की बातें थी। पुलिस ने तमाम तरह के दिलासे थे, भरोसे थे, वो भीड़ को दिए, पब्लिक को दिए और पुलिस की टीम गांव गांव, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, लगातार 5 दिन तक टीमों ने कम से कम जो भी आसपास के जितने भी गांव थे, बहुत सारे लोगों से बारी बारी से बातचीत की। तब एक नाम सामने निकल के आता है, नाम होता है सुरेश लोढ़ा। सुरेश लोढ़ा का नाम सामने आता है। उससे कहा जाता है कि साहब अब से लगभग 6 महीने पहले ठीक ऐसा ही धमाका हुआ था जैसे कि ये धमाका हुआ है। लेकिन जब ये धमाका हुआ था तो नई बात यह थी कि सुरेश लोढ़ा ने अपने घर का ताला लगाया और वो अचानक से गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ये इस बार धमाका हुआ है तो सुरेश लोढ़ा इस बार भी अपने घर का ताला लगाता है और गायब हो जाता है। लेकिन जब धमाका होता है उस धमाके से कुछ देर पहले ही वो मौके पर देखा गया था, जबकि उसके कहीं आसपास खेत भी नहीं है, तो वो खेत पर कर क्या रहा था। आखिरकार पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ करने की कोशिश की तो बातचीत की जाती है। साथ ही उस व्यक्ति को भी हिरासत में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जिसका नाम भंवर लाल पाटीदार होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या 6 महीने पहले तुम्हारे ट्यूबवेल पे भी इसी तरह का धमाका होता है। वो कहता है कि साहब हाँ, धमाका होता है, अगर नीम का पेड़ बीच में नहीं आता तो शायद वो मर जाता। उससे पुलिस पूछती है कि नीम का पेड़ का इसमें क्या रोल था। उसने कहा कि एक तरफ तो वो स्टार्टर था ट्यूबवेल का और दूसरी तरफ मैं खड़ा, ये गड्ढा था जहां पर धमाका होता है, बीच में पेड़ था, क्योंकि जो भी धमाका होता है वो पेड़ की ओट में मैं आ जाता हूं। अगर मैं पेड़ के साइड में इधर उधर होता तो शायद मारा जाता, क्योंकि जो भी धमाका होता है उससे पेड़ ने ही अपने ऊपर सारी चोट ले ली थी। इस तरह की बात जब कही जाती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। वो ये भी बताता है कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। अगर इलाज ना होता समय पर तो शायद वो बच नहीं पाता। पुलिस ने आखिरकार सुरेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और सुरेश से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम जब ये दोनों घटनाएं होती हैं अब और 6 महीने पहले, तो तब तुम कहां चले गए थे, क्यों अपने घर का ताला लगा दिया था। वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा टिक नहीं सका और पुलिस ने जब उससे पूछा और उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनने के बाद पुलिस की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि अब से 1 साल पहले पुरानी बात है, उसकी पत्नी एक बार ये खेतों पर काम करने के लिए गई थी। एक बार नहीं बल्कि वो मजदूरी करने के लिए जाया करती थी और उस दिन मजदूरी करने गई थी पूर्व सरपंच भंवर लाल पाटीदार के यहाँ पर। और जब ये मजदूरी करने के लिए गई थी तो वहां पर उसके दोस्त थे, एक का नाम लाला उर्फ लाल सिंह होता है और दूसरा दिनेश होता है। इन तीनों ने मिलने के बाद उसकी पत्नी का गैंगरेप किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि ये बात किसी को बताए, किसी को पता चली तो तुम्हें भी, तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को, सबको मार दिया जाएगा। वो डराया, धमकाया इस तरह से। अब इसमें 2 चीज निकल के सामने आती हैं कि जो सुरेश होता है वो पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। एक थ्योरी तो ये चलती है, दूसरी थ्योरी ये चलती है कि वो इस बात से कि वो पुलिस में जाएगा तो बदनामी होगी और लोग क्या क्या कहेंगे ये सोचकर वो शांत हो जाता है। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछा तो उसने दोनों ही कहानी ये सामने आती हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच है? क्या वो शिकायत लेकर गया था और पुलिस ने नहीं सुनी? क्या वो बदनामी के डर से इसका बदला खुद लेना चाहता था? ये बात सही थी। हालांकि ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इसमें लोग पुलिस को भी बुरा भला कहते रहे और साथ ही उसकी बदनामी वाली बात जो थी वो भी कहीं ना कहीं सही थी। इसलिए उसने अपने एक दोस्त का सहारा लिया जिसका नाम होता है बद्रीलाल, और बद्रीलाल से कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। सामान यानी कि जिलेटिन स्टिक और डेटोनेट। दरअसल इन्हें मिलाकर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है और इन्हें मिलाने के बाद धमाका होता है और धमाका जब होता है तो बहुत तेजी के साथ धमाका होता है। पहली बार लगभग 6 महीने पहले इसने, जो पूर्व सरपंच होता है जिसका नाम भंवर लाल पाटीदार होता है, उसने उसके ट्यूबवेल पर लगाया था और ट्यूबवेल पर लगाने के बाद, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि एक तरफ
ट्यूबवेल का स्टार्टर है और दूसरी तरफ गड्ढा हो सकता है, उधर जिधर स्टार्टर लगा हुआ है उधर गड्ढा नहीं हो सकता था, इसलिए उसकी मजबूरी थी। साथ ही उसके पास जो जिलेटिन था, जिलेटिन की स्टिक और डेटोनेट जो था उसकी मात्रा उसके पास कम थी, स्टिक की संख्या कम थी, इसलिए धमाका होता जरूर है लेकिन उतनी पावर के साथ नहीं होता। साथ ही धमाके का जो असर होता है वो नीम का पेड़ बीच में आ चुका था, इसलिए वहां तक असर पूरी तरह से भंवरलाल पर होता नहीं है और भंवरलाल इस हादसे में बच जाता है। इसलिए उसने पहली बार तो उसने भंवरलाल पर अपना ये हाथ आजमाया और दूसरी बार उसने बद्रीलाल से कहा कि मुझे इस बार ज्यादा धमाके का सामग्री चाहिए और इसके लिए उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेतों पर जाता है, वहां इंतजार करता है और मौका देखते ही उसी के स्टार्टर, उसी की ही ट्यूबवेल के पास में ये धमाके विस्फोटक सामान लगा देता है और जैसे ही वो अपना बटन दबाता है, बटन दबाते ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। तब सुरेश का नाम सामने आता है, पूरी कहानी सामने आती है। आखिरकार पुलिस ये कह के जैसे बात आ रही थी कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं था, हालांकि पुलिस को यह भी बताना था कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। तब उसकी जिंदगी सुरेश की पत्नी के तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जो मर चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और जो जिंदा थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने जो बचे हुए थे, जिसमें सरपंच भंवरलाल पाटीदार होता है, साथ ही उसका जो साथी होता है दिनेश, उसको गिरफ्तार किया और लाला उर्फ लाल सिंह वो तो खैर मर चुका था। और पुलिस ने साथ ही सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने क्या जिलेटिन स्टिक और डेटोनेट जो उपलब्ध कराया था बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार किया। उन चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है। लोग फिर इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग इस एक बार के लिए तारीफ भी कर रहे थे कि गैंगरेप का बदला लेने के लिए पति ने जिस तरह की बहादुरी काम किया है वो वाकई अपना आप में काबिल तारीफ है। कुछ लोग कह रहे थे कि वाकई ये गलत काम है, उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी। पुलिस मदद ना करती तो एक अलग बात थी, जबकि उसने अपने आप से ये कदम उठाया, ये कानून का उल्लंघन था। और अब जो भी था बहरहाल इसमें एक आरोपी को तो खैर उसने खुद नहीं सजा दे दी, बाकी 2 आरोपियों को कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस तरह का कानून पर अगर भरोसा है तो बिल्कुल मिलेगी। और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने अगर सही वक्त पर ये अपने पति को बात ना बताई होती तो शायद ये लोग वाकई उसके साथ बार बार उसके साथ ऐसे गंदा घिनौना कृत्य करते रहते और न जाने कब तक ये सब चलता रहता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते नेपाल के रहने वाले हैं संजाल पुन, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही छपरा के रहने वाले सोनू हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें परवेज अंसारी, मोहन कुमार मुर्मू, जयंत कुमार, अभिषेक कुमार, महेंद्र, मोहम्मद तहसीन, प्रिया शर्मा, लालू यादव, भरत कुमार, अफजल अहमद, नदीम खान, शशि गोरखे, मोहम्मद जियाल, मोहम्मद हुसैन, RK सिंघानिया, अमरचंद सारण, रीना चौधरी, कैफ सिद्दीकी, चिरंजीव कुमार, गुलाब चंद पटेल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।